चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क 0 अथवा कम होता है? इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, कंपाउंड मोटर और सभी। तो देखिए, इंडक्शन मोटर जो होती है ये आपकी सेल्फ स्टार्टिंग होती है, सेल्फ स्टार्टिंग। आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। इसको स्टार्टिंग बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग। ठीक है। 3 फेज वाइंडिंग में फेजों के बीच अंतर होता है 120 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 120 डिग्री। देखिए आर वाई डी 120, 120, 120। तो जो तीनों फेज़ों के बीच में अंतर होता है वो 120 डिग्री का होता है। जैसे अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो तीनों के बीच में कितना होता है? 120 डिग्री का अंतर होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर इनेमल्ड तार का साइज मापा जाता है SWG में, ठीक है, किलोवाट में, वाट, व्यास mm में, मीटर में। ठीक है, तो इसमें नंबर SWG में, ठीक है, इसको बोलते हैं SWG में नापा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी अल्टरनेटर में आवृत्ति बढ़ाने पर विद्युत वाहक बल का मान होगा, कम होगा, अधिक होगा, अपरिवर्तित होगा, कोई नहीं। देखिए अल्टरनेटर का जो EMF का इक्वेशन होता है ये होता है 4.44 FN 5 kP kd। तो यहाँ से आपको रिलेशन दिख रहा है कि अगर EMF बढ़ेगा, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे हम तो EMF क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी के। तो मतलब अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो EMF की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अधिक होगी। एक मोटर की वाइंडिंग में वैद्युतिक डिग्री में की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। ठीक है। पोलों की संख्या, पोलों के जोड़, पोलों की संख्या गुणा 180, उपरोक्त सभी। देखिए थीटा मैकेनिकल इक्वल टू होता है 2/पोल इंटू थीटा लिफ्ट, ये रिलेशन होता है। अगर आपसे मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री में पूछे रिलेशन तो ये होता है, और यहाँ पे अगर आपसे पूछा वैद्युत डिग्री की गणना तो ये लगाएंगे पोलो संख्या गुणा 180। लैब बाइंडिंग के प्रकार है सिंप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, डुप्लेक्स, उपरोक्त। तो ये जो आपकी हैं ये तीनों प्रकार की जो बाइंडिंग है ये आपकी लैब बाइंडिंग है। हैलोजन लैब में फिलामेंट होता है टंगस्टन का, आयरन का, नाइक्रोम का, निकल का। तो हैलोजन लैब में आपका जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का होता है, और टंगस्टन का जो वो होता है मेल्टिंग पॉइंट 3300 डिग्री होता है। कुछ बुकों में आपको 3355 मिलेगा, कुछ बुकों में आपको 3345 मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और नाइक्रोम का हम लोग हीटर में यूज़ करते हैं, इसका होता है 1400 डिग्री सेल्सियस।
CFL लैम्प का पूरा नाम क्या है? कार्टेज फिलामेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, तो में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। व्युत्क्रम वर्ग का नियम तथा लैम्बर्ट के कोज्या का नियम किससे संबंधित है? ट्यूबलाइट से, चोक से, स्टार्टर से और प्रदीप से। तो बच्चों आपका जो व्युत्क्रम नियम है और लैम्बर्ट का कोसाइन नियम है, ये आपका प्रदीप से रिलेटेड है। ठीक है। सोडियम वेपर लैम्प की ट्यूब में भरा होता है। सोडियम पाउडर, नियान गैस, मरकरी नियान गैस, फ्लोरेसेंट पाउडर, नियान गैस, टंगस्टन, नाइट्रोजन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सोडियम पाउडर और नियान गैस। नियान लैम्प फेज टेस्टर में कितना प्रतिरोध सीरीज में जोड़ते हैं? 2 किलो ओम से अधिक, 200 ओम से अधिक, 100 ओम से अधिक, 2 किलो ओम से कम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2 किलो ओम से अधिक। 3 फेज मोटर की स्पीड समानुपाती होती है। आवृत्ति, स्टेटर पोल, सप्लाई वोल्टेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। देखिए n इक्वल टू क्या होता है? 120 F/P। यहाँ से देखिए क्या होगा? n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के और नंबर ऑफ पोल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये आपका समानुपाती होगा, समानुपाती जो आपसे पूछ रहा है, और ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आपकी जो स्पीड हो किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होगी। तीन फेज मोटर के स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र जिस गति से गतिमान होता है उसे कहते हैं। ठीक है। जो अब जैसे आपका ये आपकी इंडक्शन मोटर है, इसके स्टेटर पे हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो इसके स्टेटर में क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड। और इस सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग ns से रिप्रेजेंट करते हैं। ns इक्वल टू क्या होता है? 120 F/P। जहाँ पे आपकी क्या है? ये सिंक्रोनस स्पीड है ns, F क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, और P आपका पोल्स है। एक 3 फेज मोटर में पोलों की संख्या 8 है। इस मोटर की गति कितनी होगी? यहाँ पे आपसे पूछना चाहिए सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति कितनी होगी? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पोल्स आपको कितने दिए हैं? पोल्स आपको 8 दिए हैं। फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं 50 हर्ट्ज, क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज सही है। ठीक है। तो हम अगर ns की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? 120 F/P। फ्रीक्वेंसी आप 120, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज, पोल्स आपके 8। तो काटिए, दूनी 3। ठीक है। फिर 2 से काटिए, तो ये आपका आया 750 RPM। तो ये आपका 750। अगर आपके 2 पोल्स हैं, इफ़ P इक्वल टू 2, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? 120 50/2। ये कितना हो जाएगा? 60 गुणे 50। ये आपका होगा 3000 RPM। अगर आपके 3 पोल हैं, 2 पोल हैं, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी आपकी? 3000 RPM होगी। अगर आपके पोल 4 हैं तो ns आपकी क्या हो जाएगी? 120 × 50/4, 4 12। तो ये आपकी आ जाएगी 1500। ठीक है। तो जब अगर आपके बच्चों क्या होगा? अगर पोल 4 दिया हो तो स्पीड आपकी कितनी आएगी? 1500 RPM।
अगर आपका यहाँ पे देखिए, अगर पोल आपके दिए हैं 8 दिए हैं, 6 दिए हैं, तो स्पीड आपकी क्या आएगी 120 इंटू 50/6, 6 दूनी 12, तो कितने आ जी 1000 रुपया। तो 8 पोल पे आपकी स्पीड 750 होगी, 6 पोल पे आपकी 1000 आरपीएम होगी, 4 पोल पे 1500 आरपीएम होगी, और अगर आपके पोल 2 हैं तो 3000 आरपीएम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस गति में स्लिप होती है 1, 0, 0.5 और 2। तो बच्चों इसमें इस क्वेश्चन में बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए स्लिप इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR/NS। अब सिंक्रोनस मोटर में आपका NR जो होगा NS के बराबर होगा, तो रोटर की जो स्पीड होगी क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी, तो क्या हो जाएगा NS माइनस NS/NS, ये हो जाएगा 0/NS, ये हो जाएगा आपका 0। तो आपकी स्लिप कितनी आ गई सिंक्रोनस मोटर में, आपकी स्लिप आ गई आपकी 0। स्लिप रिंग मोटर में कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, स्टार डेल्टा, डोल स्टार्टर, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। एक 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर, तो बच्चों आंसर क्या होगा 120 सेंटीमीटर। गति प्रेरकत्व में डैश अपनाया जाता है, मोटरों में, जनरेटरों में, ट्रांसफार्मर में और सभी। तो जो आपका डायनेमिक जो होता है प्रेरकत्व, उसको किस में अपनाते हैं, जनरेटर्स में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर पसंद की जाती है जब भार बलागुण भारी होता है, उच्च प्रारंभिक बलागुण की आवश्यकता होती है, लोड बलागुण कम होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ये आपका सही है। कौन सा लैंप अधिक वोल्टेज की अस्थिरता को सहन नहीं कर सकता, प्रदीप्ति लैंप, पारद वाष्प लैंप, ताप दीप्ति लैंप, सोडियम वाष्प लैंप। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ताप दीप्ति लैंप। रोटेटिंग रेक्टिफायर का उपयोग डैश में किया जाता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेस मोटर, डीसी जनरेटर, ब्रशलेस अल्टरनेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ब्रशलेस अल्टरनेटर। फ्यूज का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, ओवर वोल्टेज से सुरक्षा, लिमिट करंट से सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा, सिंगल फ्यूजिंग से सुरक्षा। बच्चों आंसर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। वाट मीटर दर्शाता है तत्क्षणिक शक्ति, औसत शक्ति, अधिकतम शक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, औसत शक्ति। स्टार कनेक्शन में फेस करंट लाइन करंट का डैश होता है 0.505 गुना, 0.707 गुना, समान, बराबर या विपरीत। देखिए दोनों का मैं बता देता हूँ। ये आपका स्टार कनेक्शन हो गया, ये आपका डेल्टा हो गया। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम ऑफ VP होता है, फेज वोल्टेज। तो VP इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL/√3। और जो इसमें लाइन करंट होती है वो फेज करंट के बराबर होती है। अगर इसमें हम बात करें पावर की, तो पावर होगी आपकी √3 VL/IL cos phi। ये लोड करंट और लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के कोण। अगर फेज के में देखें तो VP/IP cos phi। अब बात करते हैं हम डेल्टा की। स्टार कनेक्शन
डेल्टा में क्या होता है, लाइन जो करंट होती है वो √3 टाइम ऑफ IP होती है, फेस करंट की। तो यहाँ से अगर हम IP की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, √3 टाइम्स IL/√3। इसमें क्या होता है, लाइन वोल्टेज की वैल्यू फेज वोल्टेज के बराबर होती है, और इसमें जो पावर होगी लाइन वोल्टेज ऑफ लाइन करंट के फॉर्म में VL cos phi, और P इक्वल टू क्या होगा, 3 VP IP cos phi। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 230 वोल्ट के 3 फेस मोटर में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को डेल्टा से जोड़ दिया जाए और 415 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो मोटर समान रूप से चलेगी। मोटर झटके के साथ स्टार्ट होगी, मोटर स्टार्ट नहीं होगी, मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। तो मोटर की वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। एक डिस्ट धारा जनित के आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल किस प्रकार का होता है। देखिए, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें जो EMF होता है वो हमेशा AC होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम कम्यूटेटर की सहायता से, कम्यूटेटर बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर, ये क्या करेगा, जनरेटर में AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, और मोटर के केस में DC को AC में। बना किसका होता है, हार्ड रॉक कॉपर का। ठीक। आर्मेचर ड्रम के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाएगा, माइल्ड स्टील, सिलिकॉन स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, और जो इनकी थिकनेस होती है 0.35 mm से 0.50 mm होती है। इनको लैमिनेट किया जाता है, किस लिए, फॉर लेस एडी करंट लॉस, किसी DC मशीन के आर्मेचर दोषों की जांच हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, नियॉन, फेज टेस्टर, ग्राइंडर, ग्राउलर और वाट मीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ग्राउलर। निम्न में से परिणामित्र मतलब होता है ट्रांसफार्मर। वाइंडिंग का प्रकार है स्टार्टिंग और रनिंग। स्टार्टिंग रनिंग जो होता है बेटा, ये सिंगल फेज मोटर में होता है, सिंगल फेज मोटर। सीरीज और शंट आपका होता है DC मोटर में, DC मोटर या DC जनरेटर। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। ये भी आपका मोटर में होता है, DC मोटर, जनरेटर। ये आपका ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी बाइंडिंग कहलाती है, ये आपकी सेकेंडरी, ये आपकी सेकेंडरी हो गई, ये आपकी प्राइमरी। इनके बीच में इंसुलेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक। वह परिणामित प्रकार कौन सा है
जिसकी वाइंडिंग चारों ओर से घिरी होती है। कोल्ड टाइप, सेल टाइप और तो दोनों। बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सेल टाइप। निम्न परिणामित्र वाइंडिंग में से किस वाइंडिंग का वोल्टेज मान अधिक होगा? प्राइमरी वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग, एलटी वाइंडिंग। और चौथा है एचटी वाइंडिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एचटी वाइंडिंग। एचटी वाइंडिंग बोलते हैं हाई टेंशन वाइंडिंग, ठीक है। इसमें वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। एमजी सेट में किस प्रकार की मोटर उपयोग की जाती है? डिस्क धारा मोटर, प्रत्यावर्ती धारा मोटर, यूनिवर्सल मोटर, हुकूमत से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर होती है बच्चों जो एसी डीसी दोनों पे काम करती है, दोनों पर कार्य करती है। वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसका उपयोग एसी प्रकार की विद्युत धारा को डीसी प्रकार की विद्युत धारा में बदलने में किया जाता है। रेक्टिफायर, एमजी सेट, डीसी जनित्र, बैटरी। तो बच्चों जो रेक्टिफायर होता है, डिस्टकारी जिसको बोलते हैं, डिस्टकारी, रेक्टिफायर को बोलते हैं डिस्टकारी, रेक्टिफायर। ये क्या करेगा? एसी को एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। और जो आपका चोपर होता है, ये भी पूछा गया है, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक। रेक्टिफायर भी आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सिंगल, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर, एक होता है सिंगल, दूसरा होता है डबल। ये रेक्टिफायर्स होते हैं आपके, ठीक है। और रेक्टिफायर से हमको जब डीसी मिलती है उसमें एसी के कंपोनेंट्स रहते हैं, एसी के कंपोनेंट्स उसमें रहते हैं। तो फर्दर हम क्या करते हैं? इसमें फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं। फ़िल्टर भी आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। घरेलू खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? संधारित्र प्रारंभ मोटर, स्थायी संधारित्र मोटर और सावित्रिक मोटर और रिलेक्टेंस मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सावित्रिक मोटर, मतलब यूनिवर्सल मोटर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। जब 5 अश्व शक्ति से कम की गिलहरी पिंजरी मोटर को स्टार्ट करना होता है तो आप किस प्रकार के स्टार्टर का चयन करेंगे? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये आपका क्या होता है? इसका प्रयोग, इस स्टार्टर का प्रयोग 3 HP से लेकर 5 HP तक करते हैं। और जो आपका स्टार डेल्टा होता है, स्टार डेल्टा, इसका प्रयोग 5 HP से 20 HP तक करते हैं। और जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इसका प्रयोग 20 HP के ऊपर तक मोटरों में करते हैं, ठीक है। 120 डिग्री पे स्थापित 3 फेज वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा, स्थिर होगा, प्रत्यावर्ती होगा, घुमावदार होगा। देखिए ये आपकी 3 फेज, ये आपकी इंडक्शन मोटर है। इसके स्टेटर पे हमने 3 फेज सप्लाई दी तो क्या होगा? इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होगा? घुमावदार होगा। और इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है बच्चों वो क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है, और जिसकी वैल्यू होती है NS = 120 F/P।
ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और जो रोटर की स्पीड होती है वो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, ये भी आप पता है होंगे, ठीक। निम्न मोटरों में से किस मोटर का गति नियंत्रण सबसे कठिन होता है? डीसी शंट मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग मोटर का स्टेटर रोटर होता है कुंडली प्रकार का, सिंगल केज प्रकार का, डबल केज प्रकार का, लघु परिपथ। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कुंडली प्रकार। स्लिप रिंग बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कार्बन या ग्रेफाइट, ब्रास या स्टील, सिल्वर या गोल्ड, कॉपर या एल्युमिनियम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ब्रास या स्टील, ठीक है। इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? स्वप्रेरण, लेंज के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है 1 होती है, 0 होती है, 0.5 होती है, 2 होती है। तो बच्चों जो आपकी स्लिप होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ये सॉल्व करके मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेटर फ्लक्स की चाल और रोटर की चाल का अंतर कहलाता है, ठीक है। देखिए, रोटर आवृत्ति, रोटर स्लिप, सिंक्रोनस स्पीड और प्रोस्पिंग। तो बच्चों उसको कहते हैं स्लिप। जो स्लिप की वैल्यू होती है ये होती है NS माइनस NR/ns। ये आपकी क्या है? ये स्लिप है, ये आपकी स्टेटर फ्लक्स की चाल है, स्टेटर फ्लक्स की चाल। स्टेटर फ्लक्स की चाल मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये आपकी रोटर की चाल है। एक ट्यूबलाइट का चोक कितने वाट का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 40 वाट, 60 वाट, 20 वाट, 80 वाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 40 वाट। सिंक्रोनस मोटर को चलाया जाता है लैगिंग पावर फैक्टर पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे। देखिए, जो आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये आपकी तीनों फैक्टर पे काम करती है, चाहे यूनिटी हो, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर। ये आपकी तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है, ठीक है। कौन सी मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती? इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो बच्चों जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। सिंक्रोनस मोटर की गति भार बढ़ाने के साथ गति बढ़ती है, भार बढ़ाने के साथ घटती है, सदैव स्थिर रहती है। तो बच्चों जो आपकी सिंक्रोनस मोटर स्पीड होती है, सिंक्रोनस मोटर स्पीड वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट। और सिंक्रोनस स्पीड होती है, सिंक्रोनस स्पीड, जिसकी वैल्यू क्या होती है? NS = 1/25/P। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है बच्चों -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे जो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। और एक कूलाम की वैल्यू होती है
एक कूलाम में 6.28 10 की 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? धनात्मक, ऋणावेश, उदासीन। तो धनावेश आपका क्या होता है? प्रोटॉन पे होता है। ऋणावेश आपका इलेक्ट्रॉन पे होता है। उदासीन आपका न्यूट्रॉन होता है। ये और दोनों, ये और ये दोनों क्या पाए थे नाभिक में? नाभिक में क्या होता है? 99% जो द्रव्यमान होता है परमाणु का होता है, द्रव्यमान ऑफ परमाणु। ठीक। प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं परमाणु की नाभिक होता है, नाभि लिखा है, ठीक है। तो कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु की नाभिक में। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? आवेश रहित, धनावेश, ऋणावेश। तो आपका न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है, आवेश रहित। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी होता है? लगभग 1700 गुना, लगभग 1840 गुना। तो क्या होगा? लगभग 1840 गुना। देखिए सबसे भारी कण आपका, सबसे भारी कण न्यूट्रॉन है, उसके बाद प्रोटॉन है, और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। आवेश की इकाई क्या है? देखिए सबकी मैं बता दे रहा हूँ जो दिया इसमें। देखिए आवेश की कूलाम होती है, धारा की एम्पियर होती है, वोल्टेज की, वोल्टेज या ईएमएफ वोल्ट होती है, शक्ति की वाट होती है, ऊर्जा की जूल होती है। तो उसमें आवेश की पूछा तो आवेश की आपकी क्या हो जाएगी? कूलाम हो जाएगी। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? बंद इलेक्ट्रॉन, स्थिर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फ्री। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या है, जैसे आप किससे में, तो इस परमाणु के आउटर सेल में, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? 2n² से, ZIT से, V/R, RT इक्वल टू R1 + R2 + R3। तो देखिए बोरबरी, एक साइंटिस्ट थे बोरबरी, उन्होंने बताया था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है? 2n² होती है, ठीक है। पहली कक्षा में आपके, पहली कक्षा आपकी क्या कहलाती है? K कहलाती है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। दूसरी में L, इसमें 8 होंगे। तीसरी में M होती है, इसमें होंगे 18। और चौथी में N होते हैं, इसमें होंगे 32, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर को किस मीटर से मापा जाता है? वोल्ट मीटर से, वाट मीटर से, मेगावाट से, वोल्ट मीटर से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर से, ठीक है। मेगावाट से हम लोग इंसुलेशन मापते हैं। धारा मापी को सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर में, श्रेणी में, श्रेणी समांतर में। तो समांतर में आपको वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है, और श्रेणी में आपका धारा मापी। ये आपका आंसर है। वोल्टेज की इकाई क्या है? ओम, वाट, हर्ट्ज, वोल्ट। तो वोल्टेज की इकाई क्या आपकी? वोल्ट है। ये वोल्टेज की इकाई आपकी वोल्ट है।
हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी की है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। वाट आपकी शक्ति की, ओम आपकी रेजिस्टेंस की। प्रतिरोध की इकाई है ओम है, वोल्ट है, वाट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आपका ओम है ये प्रतिरोध की इकाई है। वोल्ट आपकी ईएमएफ, वाट आपकी शक्ति की। वो प्रतिरोध मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? ओम मीटर, एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ओम मीटर। भारत में सप्लाई आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 230 हर्ट्ज। तो आपकी जो भारत में है ये 50 हर्ट्ज है, और ब्रिटेन में भी आपकी कितनी है? 50 हर्ट्ज। और विदेशों में मोस्टली जो है, विदेशों में आपकी 60 हर्ट्ज है। आवृत्ति मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? मेगर का, फ्रीक्वेंसी मीटर का, वाट मीटर का, पावर फैक्टर मीटर का। तो फ्रीक्वेंसी मीटर का। आपका CRO से भी हम लोग फ्रीक्वेंसी मापते हैं, ठीक है। विद्युत बल्ब में किस धातु का फिलामेंट उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम, यूरेका, उपरोक्त दोनों, टंगस्टन। तो बल्ब में आपका क्या होगा? टंगस्टन प्रयोग करेंगे, और इसका होता है 33-55 डिग्री सेल्सियस गलनांक। इसका जो गलनांक होता है 3355 डिग्री सेल्सियस, कुछ बुकों में आपको मिलेगा 3345 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दोनों सही है। नाइक्रोम आपका हीटर में यूज होता है, इसका होता है 1445 डिग्री सेल्सियस। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक उदाहरण इनमें से एक है? विद्युत प्रेस, विद्युत बल्ब, विद्युत बैटरी, विद्युत घंटी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? विद्युत घंटी, ठीक है। ये आपका ऊष्मीय प्रभाव पे है। ये भी आपका ऊष्मीय प्रभाव पे है। ये आपका रासायनिक प्रभाव में है। ये आपका चुंबकीय प्रभाव पे है। विद्युत हीटर का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का, यूरेका का, टंगस्टन का, कॉपर का। तो आपका नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण हम कहाँ देख सकते हैं? विद्युत प्रेस में, विद्युत बल्ब में, विद्युत बैटरी में, विद्युत घंटी में। तो विद्युत बैटरी में। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव का उदाहरण है? ठीक है, रासायनिक प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, मैग्नेटिक प्रभाव। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्रकाशीय प्रभाव। CTC अग्निशामक यंत्र का पूरा नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टोजिन क्लोराइड, कार्बन टाइट केल्विन, उपरोसोडिक। तो बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका प्रयोग वैद्युत से लगी हुई आगों को बुझाने, वैद्युत की आगों को बुझाने में किया जाता है। वैद्युत की आगों को बुझाने के लिए CTC या हैलोन टाइप, ठीक है। सामान्य रूप से कितने वोल्ट पर हमारे शरीर से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है? 50 मिली वोल्ट, 90 वोल्ट, 50 वोल्ट, 40 वोल्ट। तो 90 वोल्ट। हमारा जो शरीर होता है बच्चों, ये 15 मिली एम्पियर के झटके को सह सकता है, ठीक है। 100 मिली एम्पियर के ऊपर स्किन जल जाएगी, स्किन जल जाएगी, ठीक है। विद्युत धारा की गति होती है, विद्युत धारा की गति जो होती है प्रकाश की गति के बराबर होती है, प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो ये है आपका 3 लाख मीटर पर सेकेंड। जब पीड़ित से
सीने पर चोट लगती है तो कृत्रिम सांस की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? सेफर विधि, नेल्सन प्रणाली विधि, सिल्वेस्टर विधि। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिल्वेस्टर विधि। घरेलू वायरिंग संस्थान में पंखे और लाइट जोड़े जाते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, दोनों में। तो देखिए जो वायरिंग होती है हमेशा क्या होती है? पैरेलल में यूज़ होती है। तो इसमें आंसर क्या होगा? पैरेलल में। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पावर लोड के सब सर्किट पर लोड इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4.2000 वाट, 2.3000 वाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2.3000 वाट। मूविंग आयरन वोल्ट मीटर मापते हैं, केवल एसी वोल्ट, केवल डीसी वोल्ट, उपरोक्त दोनों। तो ये आपका दोनों नापते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? ये। तो बच्चों आज मैंने आपको लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा और हो सकेगा तो पूरा वीडियो देखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका अगले महीने यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है, ठीक है? बड़े ध्यान से तैयारी करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर मारिए कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत बताया है, ये सही बताया है, ठीक है? और आप मेरे एक्सप्लेन के मेथड को भी बता सकते हैं। थैंक यू। चलिए बच्चों कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिपथ में फिल्टर का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है? लहराने से रोकने, वोल्टेज की अस्थिरता को रोकने, स्थिर वोल्टेज की सुनिश्चितता, कूलिंग की सुनिश्चितता। तो देखिए हम लोग फिल्टर का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जो एसी के फैक्टर्स होते हैं, एसी के जो फैक्टर होते हैं उनको हटाने के लिए करते हैं, ठीक है? जो हम हटाने के लिए करते हैं, जो हमको रेक्टिफायर से जो आपको डीसी मिलती है उसमें कुछ कंपोनेंट्स आपके एसी के होते हैं, ठीक है? उन एसी के कंपोनेंट्स को हटाने के लिए हम लोग फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? लहराने से रोकने के लिए, मतलब जो आपके एसी के कंपोनेंट्स हैं उनको हटाने के लिए, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाले तेल के महत्वपूर्ण गुणों में से एक है उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, उच्च श्यानता इंडेक्स, निम्न बहाव बिंदु। तो बच्चों आंसर क्या होगा? उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई सिस्टम में भारों को समांतर क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है? सभी भारों में दिया गया वोल्टेज पहुंचना, सभी भारों में समान धारा प्रवाहित करना, ओवरलोड को रोकना, अत्यधिक धारा से सुरक्षा प्रदान करना। देखिए पैरेलल में कनेक्शन, देखिए पैरेलल में क्यों कनेक्शन करते हैं? पैरेलल में कनेक्शन करने के पैरेलल में क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? समान वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा? समान वोल्टेज। और सीरीज में समान करंट। तो यहाँ पे समांतर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है, सभी भारों में दिया गया वोल्टेज पहुँचना। ट्रांसफार्मर में तेल डाले जाने का क्या उद्देश्य है? कूलिंग प्रदान करना, कूलिंग तथा इंसुलेशन प्रदान करना, इंसुलेशन प्रदान। जो आपका ट्रांसफार्मर में तेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक ऑयल, खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल, ठीक है? और ये क्या होता है? इसका प्रयोग हम लोग कूलिंग एंड इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं। इंसुलेशन के लिए करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कूलिंग और इंसुलेशन के लिए, ठीक है? भंवर धाराएं ऐसे कम की जाती हैं? कोर की ठोस वस्तु बनाकर, बिना वार्निश को रोध किए गए लेमिनेशन का कोर बनाकर, रोधी वार्निश लगाकर लेमिनेट
का कोर बनाकर। तो बच्चों देखिए, हम लोग एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए कोर लेमिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? लेमिनेशन। ठीक है। और जो भौर धारा का हानि का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू KE B मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर B। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रोधी वार्निश लगाकर लेमिनेशन को कोर बनाना। लेड एसिड बैटरी की सेल प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट होने पर बैटरी बिना लोड जोड़े डिस्चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं बनती। बैटरी पर्याप्त धारा तथा वोल्टेज नहीं देती। उपरोक्त सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? उपरोक्त सभी। जनरेटर और ट्रांसफार्मर इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, न्यूटन का गति का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम, या कह सकते हैं फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर। ठीक। अर्धचालक डायोड में जंक्शन के माध्यम तब धारा अधिक होती है बच्चों जब क्या होगा? फॉरवर्ड बायस में होगा। डायोड को जब हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है और आपकी क्या होगी? धारा प्रवाहित होती है। डीसी शंट मोटर इसके लिए प्रयोग की जाती है। देखिए शंट मोटर समझ ली क्या होती है पहले। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई। इसको हम अपने आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये आपका RSH हो गया, ये आपका कार्बन ब्रश हो गया, ये आपका EMF हो गया EB, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ से ये आपका आउटपुट हो गया। यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी। ठीक। अब डीसी शंट मोटर इसके लिए प्रयोग की जाती है। परिवर्तित चाल, लाइन शाफ्टिंग, स्थिर चाल, तो सभी। तो बच्चों जो डीसी शंट मोटर होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है? चाल लगभग स्थिर होती है, इस पर लोड का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। स्थिर चाल के लिए प्रयोग करते हैं। और डीसी शंट मोटर के बारे में कुछ बातें जान लीजिए आप। ये जो टर्न्स होते हैं इसमें ज़्यादा टर्न्स होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा टर्न। और पतले तार के ये जो वाइंडिंग होती है पतले तारों की बनी होती है, और उसमें टर्न्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ठीक है। बैटरी, अब अगर हम इसका स्पीड रेगुलेशन बात करें, स्पीड रेगुलेशन, इसका स्पीड रेगुलेशन सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा शंट मोटर का स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। और उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? शंट मोटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? लेथ मशीन में करते हैं। लेथ मशीन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में मोटर और स्टेटर में समानित वोल्टेज दी जाती है। प्रति फेज अनुप्रयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 57.8% होती है। प्रतिरोध को रोटर परिपथ में डाला जाता है। प्रतिरोध को स्टेटर परिपथ में डाला जाता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रति फेज अनुप्रयुक्त वोल्टेज लाइन वोल्टेज का 57.8 होता है। अब देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है? इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? 5 HP से लेकर 20 HP तक की मोटरों में करते हैं। ठीक है। स्टार डेल्टा का स्टार्टर जो होता है आपका, इसका प्रयोग हम लोग 5 HP से लेकर 20 HP तक की मोटरों में करते हैं। ये क्या करता है? पहले स्टार में कनेक्शन, मोटर को स्टार में स्टार्ट करता है, और जब रनिंग स्पीड में आ जाता है तो ये डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है। डेल्टा में।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वोल्टेज प्रेषण लाइन में पृथ्वी चालक का प्रयोग किया था। लाइन चालक के ऊपर, लाइन चालक के नीचे, लाइन चालक के समान स्तर, उपयोग में से कोई नहीं। तो बच्चों क्या क्या लाइन चालक के ऊपर। करंट ट्रांसफार्मर में उपयोग, करंट ट्रांसफार्मर के उपयोग में दृष्टिगत रखा जाने वाले महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इसके तापमान की निरंतर निगरानी करनी चाहिए। इसका सेकेंडरी कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए तथा सदैव इसे किसी भार से जोड़ा जाना चाहिए। और क्या है, यह सदैव तेल में डूबा होना चाहिए। इसके उच्च वोल्टेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। तो बच्चों ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए जो आपका सीटी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये हमेशा लाइन के सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश औद्योगिक भार प्रकृति में प्रतिरोधी होते हैं, प्रकृति में प्रेरणकीय होते हैं, प्रकृति में धारिता होते हैं। तो बच्चों अधिकतर जो होते हैं वो क्या होता है, इंडक्टिव होते हैं। एसी परिपथों में लैमिनेटेड लोहे का उपयोग किया जाता है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, परिपथ की पारगम्यता को कम करने के लिए, समुच्चय को सस्ता बनाने के लिए, ऊष्मा विकिरण को बढ़ाने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हम लोग हमेशा याद रखिएगा जो आपकी कोई भी कोर हो या कोई भी हो उसको लैमिनेट करेंगे तो क्या होगा, हमेशा भंवर धाराओं को कम करने के लिए करेंगे। एसी परिपथ में शक्ति गुणांक को परिभाषित इसके अनुपात द्वारा किया जाता है। प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा बटे प्रतिरोध, वोल्टेज बटे प्रतिबाधा, धारा बटे प्रतिबाधा। देखिए जो आपका शक्ति गुणांक होता है इसको हम लोग cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। cos फाई इक्वल टू होता है R/Z, मतलब प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। तो इसमें आंसर ये होगा। एक cos फाई का फॉर्मूला ये भी होता है, रियल पावर बटे अपरेंट पावर। ये भी एक फॉर्मूला होता है। और cos फाई होता है क्या है, कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। धारा प्रवाह के लिए डैश डैश आवश्यक है। दो समान तथा विपरीत मान वाले आवेश विभवांतर और समान तथा समरूप आवेश विभवांतर आवश्यक नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई आपका कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी से सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो क्या करेगा ये आप इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बैटरी क्या करेगा, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एनर्जी देगा, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से मोशन करेंगे। ठीक है, जब ये मोशन करेंगे तो इसके विपरीत डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, करंट फ्लो होने लगेगी। तो क्या जरूरी है, विभवांतर। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता है 80%, 100%, 60%, उपरोक्त नहीं। तो देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए इसमें तो आंसर होगा आपका 60%। ठीक है, देखिए सबसे अच्छा होता है आपका सिल्वर, इसकी जो चालकता होती है वो होती है 96%। उसके बाद आता है आपका कॉपर की चालकता होती 90%।
उसके बाद आता है आपका गोल्ड। गोल्ड की होती है 99%, लेकिन इसको सबसे अच्छा चालक नहीं बोलते क्योंकि इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है सिल्वर की तुलना में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की होती है 60%। और उसके बाद आता है आपका आयरन। आयरन की होती है 40 से 50%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लैंप सिनेमा घर प्रोजेक्टर में प्रयुक्त मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है? कार्बन फिलामेंट लैंप, नियॉन लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, कार्बन आर्क लैंप। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कार्बन आर्क लैंप। स्थिर गति के अनुप्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रचलित डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो बच्चों हमने बताया कि कांस्टेंट स्पीड के लिए सबसे अच्छी है आपकी शंट मोटर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? शंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एसी को डीसी में बदलता है। तो एसी को जो डीसी में बदलता है, एसी टू डीसी, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेक्टिफायर।